जन सुराज जो है ये प्रस्तावित मुद्दा जो रख रही है, इन सारे मुद्दा को वो सॉल्व कर पाएगी। अच्छा, आपके जो नेता प्रशांत किशोर हैं वो मंगल पांडे पर आरोप लगाते हैं कि कोविड काल में 450 एम्बुलेंस की खरीद में 100 करोड़ रुपए कंपनी को देने का आरोप लगाए हैं। इस बात का जवाब तो अभी न तो मंगल पांडे दे पाए हैं, न ही सरकार दे पाई है। आप दिन रात देखते हैं कि खबर आती है कि बिहार सरकार ने पुल बनाया, बनते साथ ही वो टूट गया। और दूसरी तरफ आपको एक चीफ इंजीनियर के घर से 200 करोड़ रुपए निकलते हैं। इसमें आपको सीधा कनेक्शन नहीं दिखाई देता है क्या? जनता के आशीर्वाद से अगर जन सुराज की सरकार बनी कल को, सुराज के मंत्री और जन सुराज के विधायक के दिमाग से भ्रष्टाचार का कीड़ा शुरू नहीं हो। सवाल और है, इस पर पोस्टिंग को लेकर भी बहुत बड़ा जो है धांधली होता है, उनसे बहुत अच्छा खासा रकम लिया जाता है। ये तो मेन धांधली है। बिहार को किस तरीके से और बदलाव किया जा सकता है? हमारे बिहार में अभी सबसे ज्यादा क्या चीज की कमी है? हमारे साथ अभी जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती हैं। इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, पलायन पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। कई मुद्दे ऐसे हैं जो बिहार में अभी तक सक्सेसफुल नहीं है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। कैसे हैं? सब ठीक। आपकी पार्टी का सबसे जो मेन एजेंडा है वो पलायन और बेरोजगारी ही है, तो क्या पहला एजेंडा शिक्षा है। हाँ। शिक्षा और रोजगार सृजन, हाँ। जिससे कि पलायन रुके। हाँ। और 15 साल से बड़े हर उस युवा को जिसको कि मजबूरी में बिहार अपना घर छोड़कर 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, उन सब के लिए यहीं उनके घर पर, घर के पास जिले में रोजगार का प्रबंध हो, इसका भी हम वादा करते हैं। क्या आपको लगता है कि जन सुराज जो है ये प्रस्तावित मुद्दा जो रख रही है, इन सारे मुद्दा को वो सॉल्व कर पाएगी? निश्चित रूप से। हाँ। अगर आप शिक्षा से शुरू करें, हाँ। तो हर विधानसभा क्षेत्र में, हाँ। हर प्रखंड में हम नेतरहाट के स्तर का एक स्कूल हर साल बनाएंगे। हर प्रखंड में 5 ऐसे विद्यालय बनेंगे, सरकारी विद्यालय बनेंगे, जो नेतरहाट के स्तर की पढ़ाई दे पाएंगे। और विद्यार्थियों को जिनके पास का सरकारी स्कूल बिल्कुल बेकार है, उन सबको प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाएगा, जिसका खर्चा सरकार उठाने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव में बेरोजगारी, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगी? निश्चित रूप से। हाँ। अगले चुनाव में हाँ। शिक्षा और पलायन से कैसे बचें, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसे सबसे पहले तो हमने उठाया ही था। 2-2.5 साल से प्रशांत किशोर जी इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तो हर राजनीतिक दल इसी बात को लेकर चर्चा करने लगा है। बात अच्छी है। हमारा संदेश अब तक अगर लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, तो अब इतने सारे लोगों के कहने पर तो जरूर ही उनको समझ में आएगा कि यही मेन मुद्दा है। और जितने राजनीतिक दल अब तक उनके ऊपर शासन कर चुके हैं, उनको अभी तक ये ख्याल नहीं आया था। किसी को 20 साल शासन करने का मौका मिला, किसी को 25 साल शासन करने का मौका मिला, किसी को 15 साल शासन करने का मौका मिला, लेकिन उनमें से किसी को अभी तक तो ये समझ नहीं आई थी। अब जब जन सुराज इसके बारे में बात कर रही है, तो सबों को पलायन याद आ रहा है। जनता को उनसे ये पूछना चाहिए कि आज आपको पलायन याद आ रहा है, पिछले 20 सालों में आप कहाँ थे? और 20 सालों से क्या बिहार के युवा पलायन नहीं कर रहे थे? लगभग हर साल पलायन की रफ्तार या नंबर बढ़ता ही जा रहा है। यह आप, हम और सब लोग जानते हैं। अच्छा, आपके जो नेता प्रशांत किशोर हैं वो मंगल पांडे पर आरोप लगाते हैं कि कोविड काल में 450 एम्बुलेंस की खरीद में 100 करोड़ रुपए कंपनी को देने का आरोप लगाए हैं, और इसमें जो है मंगल पांडे कुछ बोलते भी नहीं हैं।
जो उन्होंने बोला उसका भी उत्तर हमने दिया, और वो बिल्कुल इनफ्रैक्चुअस था। जो उन्होंने बोला वो एक ढोंग था, एक फेक इंफॉर्मेशन था, एक गलत व्याख्यान था। ये जनता अब समझ गई है। लेकिन इस बात का जवाब तो अभी ना तो मंगल पांडे दे पाए हैं, न ही सरकार दे पाई है कि जो धांधली हुई उस एम्बुलेंस को खरीदने में, उसमें किसको कितना पैसा मिला, इसका पता तो अभी कोई दे नहीं पा रहा है। लेकिन आप दूसरी तरह से समझिए, अगर एम्बुलेंस एक एग्जाम्पल है तो ऐसे कितने सारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं हेल्थ विभाग में, जिसमें हर जगह मंगल पांडे और उनके साथियों ने पैसे कमाए हैं। ये फिर मैं कहूंगा कि ये तो बस एक एग्जाम्पल है। आप दिन रात देखते हैं कि खबर आती है कि बिहार सरकार ने पुल बनाया, बनते साथ ही वो टूट गया। और दूसरी तरफ आपको एक चीफ इंजीनियर के घर से 200 करोड़ रुपए निकलते हैं। इसमें आपको सीधा कनेक्शन नहीं दिखाई देता है क्या? पुल टूटना और चीफ इंजीनियर के घर से 200 करोड़ रुपए आना, ये दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिखाई दे रहे हैं। अभी जस्ट का खबर है कि बेतिया के एक मत्स्य अफसर हैं, उनके घर से जो वो भी घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। जस्ट अभी का खबर है। अब सोचिए, मत्स्य डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। मतलब बिहार सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर ये धांधली नहीं चल रही है। अगर ये धांधली नहीं चलती होती तो कैग रिपोर्ट में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कहां से कैसे होता? ये 70,000 करोड़ या तो नीतीश बाबू ने खुद खाया है या उनके सारे मंत्रियों ने मिलकर खाया है। और मिलकर खाया है तो हर डिपार्टमेंट में आपको ऐसी खबरें दिखाई दे जाएंगी। 70,000 करोड़ से अगर 200 करोड़ एक इंजीनियर के घर में निकलता है तो पता नहीं कितने कितने इंजीनियर्स, कितने ठेकेदार, कितने पुलिस ऑफिसर, कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने सचिव के घर से कितना पैसा निकलेगा। कोई सही ढंग से पता तो करे। पता ही नहीं होता है। पता ही नहीं होता है। यहाँ हर मिनिस्टर, हर सचिव, हर एडवाइजर के तार जुड़े हुए हैं कहां कहां से, किस किस प्रॉपर्टी से, इसका जरा पता लगाकर कोई देखे। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो ऐसा भी काम करे कि इन सब के काले कारनामों का सामने लाए। बिहार को किस तरीके से और बदलाव किया जा सकता है? हमारे बिहार में अभी सबसे ज्यादा क्या चीज की कमी है? सबसे ज्यादा कमी है एक शुद्ध हृदय वाले लीडर की। जितने नेता, जितने विधायक, जितने मंत्री यहाँ हैं, सब के सब घूसखोर और भ्रष्ट हैं। इस भ्रष्टाचार को अगर आपने हटा दिया, बिहार बदल जाएगा। और ये सब जानते हैं कि इस भ्रष्टाचार को हटाने की अगर शुरुआत करनी है तो कहाँ से होना चाहिए? वो इन चुनाव से होना चाहिए। क्योंकि इन चुनाव में लगभग हर उम्मीदवार 7 से 10 करोड़ रुपए लगाता है जीतने के लिए। और जो जीतने के बाद उसके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? वो जो 7 से 10 करोड़ रुपए लगाए हैं उसकी उगाही कैसे की जाए। और इस चक्कर में वो ठेकेदारों से पैसा लेता है, वो अपने सचिवों से पैसा लेता है, ठेकेदार इंजीनियर से पैसा वसूल करता है, इंजीनियर कहीं और से पैसा वसूल करके अपना जेब भरता है, और मंत्री अपने सचिवों से, सचिव अपने जूनियर ऑफिसर से। इन सब के तार उन तक जुड़े हुए हैं कि आज जनता त्राही त्राही कर रही है। इन सब मंत्रियों और नेताओं को मालूम है, सब राजनीतिक दलों को मालूम है कि अगर चुनाव प्रक्रिया को सही कर दिया जाए तो करप्शन को रोकना बहुत आसान हो सकता है। जनसुराज ने क्या किया? जनसुराज ने इसी पर चोट किया। जनसुराज ने कहा कि हम ऐसे काबिल उम्मीदवार को चुन रहे हैं जो जनता के द्वारा चुना हुआ हो, जिसको जनता माने कि वो शुद्ध हृदय का ईमानदार व्यक्ति हो, वो हमारा लीडर बनने लायक है, हमारा विधायक बनने लायक है। हम वैसे काबिल इंसान को चुनाव लड़ने के लिए लाएंगे। अगर उसकी अपनी काबिलियत केवल 5 लाख रुपए खर्च करने की है चुनाव में तो 5 लाख खर्च करे। अगर वो 50 लाख खर्च कर सकता है तो 50 लाख खर्च करे। लेकिन उसको चुनाव जिताने की जिम्मेवारी
पार्टी लेती है, जन स्वराज पार्टी लेती है, केवल एक उम्मीद से, अगर वो विधायक बना और जनता के आशीर्वाद से अगर जन स्वराज की सरकार बनी कल को और उनमें से कुछ विधायक मंत्री बने, तो जन स्वराज के मंत्री और जन स्वराज के विधायक के दिमाग से भ्रष्टाचार का कीड़ा शुरू नहीं हो, उसके दिमाग से ये पैसे उगाही की चाह नहीं रहे, वो निकल जाए, इसीलिए हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं। एक सवाल और है कि यहाँ पर जो ऑफिसर की ट्रांसफ़र होता है, उनको जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी बहुत बड़ा जो है धांधली होता है, उनसे बहुत अच्छा खासा रकम लिया जाता है। ये तो मेन धांधली है। हाँ। ये तो पैसा कमाने का मेन जरिया है बहुत सारे मिनिस्टर्स का, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, इन सब का काम ही यही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग करके पैसे कमाओ। पैसा कमाने की एक विशेष तरकीब यही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग करके आप पैसे कमा लो, और ये जन स्वराज की सरकार में नहीं होगा, इसका वादा है। ये नहीं होगा। ये नहीं होगा, इसको इमीडिएटली रोका जाएगा। और अगर हमारे मंत्री और विधायक ईमानदार और शुद्ध हृदय के निकले, तो हम वादा करते हैं कि 3 महीने से 5 महीने के अंदर भ्रष्टाचार का स्तर इतना कम कर देंगे कि समाज में लोगों को उसका असर दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ मनोज भारती जी हैं, जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे। ये जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आपका क्या ख्याल है, क्या इन्होंने जो कहा ये बातें सच है या नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।